मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार आर्थिक कल्याण के एक नए मिशन में जुट गई है। ये मिशन है सफेद क्रांति का। सरकार ने दुग्ध उत्पादन से भूमिहीन ग्रामीणों और किसानों को जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का खाका तैयार किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह 13 अप्रैल को भोपाल आएंगे। उनकी मौजूदगी में राज्य स्तरीय सहकारी दुग्ध उत्पादक गोपाल सम्मेलन होगा। इसके साथ ही डॉक्टर मोहन सरकार के श्वेत क्रांति मिशन का शुभारंभ हो सकता है। मिशन श्वेत क्रांति। किसानों को दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों और पशुपालकों को दूध की सही कीमत मिलेगी। हर जिले में सांची डेयरी, मिल्क कूलर, चिलिंग सेंटर स्थापित होंगे। दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार किया जाएगा। 100% गांवों में किसानों को डेयरी प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश होगी। जहां दुग्ध संघों के संयंत्र पुराने हो गए हैं, वहां नए स्थापित किए जाएंगे। दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता 18 लाख प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 लाख प्रतिदिन की जाएगी। फिलहाल देश के दुग्ध उत्पादन में एमपी का 9% योगदान। दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश की भागीदारी 20% बढ़ाने की तैयारी। मुख्यमंत्री का मानना है कि गौ सेवा एक पंथ दो काज है। गौ पालन से लोक परलोक सुधरते ही हैं। गौवंश हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी आधार रहा है। उनकी सरकार गौ सेवा से आध्यात्मिक और आर्थिक उत्थान की इसी परंपरा को आगे बढ़ाने जा रही है। जिसके घर गाय वो गोपाल, जिसके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शपथ ग्रहण के बाद से ही गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की कोशिशों में लगे हैं। उन्होंने गौ रक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया, गौशालाओं का अनुदान बढ़ाया तो दुग्ध उत्पादन पर 5 रुपए लीटर बोनस देने की योजना तैयार की। उनके प्रयासों से एमपी स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, प्रदेश के दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच करार हुआ है। इस 5 साल के समझौते में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से श्वेत क्रांति मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। मंगलवार को ही डॉक्टर मोहन कैबिनेट में भी इस दिशा में अहम फैसले लिए गए। पशुपालन के लिए नई योजना, अंबेडकर पशुपालन योजना, दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। 25 गाय या भैंस पालने के लिए सब्सिडी देगी सरकार। SC/ST वर्ग को मिलेगी 33% सब्सिडी। सामान्य और ओबीसी वर्ग को 25% सब्सिडी दी जाएगी। 25 गाय या भैंसों को 1 यूनिट माना जाएगा। आवेदक ऐसी 8 यूनिट लगा सकेगा। हर यूनिट के लिए 3.5 एकड़ जमीन होना जरूरी। हर एक यूनिट का खर्च 42 लाख रुपए माना गया है। पशु आहार अनुदान बढ़ाकर 40 रुपए किया। पीपीपी मोड पर निवेशक के लिए नई पॉलिसी। 5000 गौवंश रखने के लिए तैयार होगा पीपीपी मॉडल। सीएनजी, सोलार और अन्य उत्पादन भी कर सकेंगे निवेशक। निराश्रित गौवंश को पालने में मिलेगी मदद। 13 को केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी भोपाल पधार रहे हैं। मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जा सके, इसके लिए जो पहल की गई थी उसका जो कार्यक्रम, उससे संबंधित कार्यक्रम रविंद्र भवन में 13 तारीख को होगा। डॉक्टर अंबेडकर पशुपालन विकास योजना की निरंतरता के संबंध में जो प्रस्ताव आया था उसको मंजूरी दी है। सरकार की पूरी तैयारी ये है कि दुग्ध उत्पादन से ग्रामीणों को रोजगार का बेहतर जरिया मिले। हालांकि विपक्ष को सरकार की ये योजना मुंह जुबानी नजर आ रही है। वास्तविकता ये है कि दूध के ऊपर ध्यान कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जिसके लिए दूध विकास निगम की स्थापना की गई थी। उसके माध्यम से गांव-गांव से दूध इकट्ठा किया जाता था, मशीन करके गरीबों तक सस्ते दामों बेच जाता था। लेकिन पिछले 20-25 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, इन्होंने दूध के दाम दुगने कर दिए हैं और गरीब आदमी को आज दूध नहीं मिल रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश की हालत ये हो रही है कि दारू सस्ती और दूध महंगा हो गया है। फिलहाल देश के समग्र दुग्ध उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग 9% योगदान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की योजना इसे 20% तक ले जाने और दुग्ध उत्पादकों को दूध के वाजिब दाम दिलवाने के लिए एक मजबूत नेटवर्क खड़ा करने की है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों ने श्वेत क्रांति से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संजीवनी दी है। देखना ये है कि मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की श्वेत क्रांति कितना सफल हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, इंडिया एजेंडा डॉक्टर मोहन का श्वेत क्रांति मिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। क्या है डॉक्टर मोहन सरकार का श्वेत क्रांति मिशन? मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से आर्थिक विकास की कितनी संभावना है? क्या वाकई मध्य प्रदेश में अब तक हुई है डेयरी विकास की अनदेखी? क्या डॉक्टर मोहन यादव के सनातनी एजेंडे का ही एक हिस्सा है श्वेत क्रांति मिशन? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। अगर मैं कालांतर में धन की परिभाषाओं की बात करूं तो गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, माने पशुधन भी एक धन की श्रेणी में होता था। जिसके पास गाय, भैंस, बैल होते थे वो बड़ा संभ्रांत माना जाता था, उसको एसेट माना जाता था। पहली बार ऐसा हुआ है प्रदेश में कि 25 गाय या भैंसों को जो पालने वाला है, जो गौपालक है या पशुपालक है, उसके इस पशुपालन के कार्य को एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से देखा जाएगा और उसे एक यूनिट माना जाएगा और उसके लिए सरकार सब्सिडी देगी। 33% की सब्सिडी SC/ST वर्ग को मिलेगी और सामान्य और OBC वर्ग को 25% की सब्सिडी मिलेगी। और अंबेडकर पशुपालन योजना के अंतर्गत यह कार्य किए जाएंगे। जो मध्य प्रदेश में 9% अभी डेयरी प्रोडक्ट की हिस्सेदारी है, दूध या दूध से बने पदार्थों का जो उत्पादन है, उसको 20% ले जाने का लक्ष्य डॉक्टर मोहन सरकार ने रखा है। और उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी कि जिसके घर पर गौ वो गोपाल और जिसके यहाँ गौवंश वो घर गोकुल। तो कुछ समय से चाहे खेती हो, पशुपालन हो, ये लाभ का धंधा तभी बनेंगे जब इन्हें एक उचित मंच मिलेगा, उचित बाजार मिलेगा, उनके उत्पादों को अच्छी खरीदारी मिलेगी, तभी ये संभव है। और इसके लिए सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत बहुत लंबे समय से थी। ये उसी दिशा में एक प्रयास है। उल्लेखनीय है कि MP स्टेट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक करार हुआ है, जिसमें आगामी 5 सालों में 2500 करोड़ का निवेश किया जाएगा। कुल मिलाकर दुग्ध उत्पादन और डेयरी प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में एक क्रांति आने वाली है, जिसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इस कदम को कांग्रेस कह रही है कि ये सब हम पहले कर चुके हैं। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब कांग्रेस की देन है। इनके पास कुछ मौलिक विचार नहीं है, ये कॉपी करते हैं। सब जानते हैं, नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं केदार सिरोही जी, किसान नेता हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। घनश्याम पुरोनिया जी, पूर्व विधायक हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो केदार जी, चूंकि आप किसानों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, उनके हक हुकूक की बात करते हैं, सरकार ने ये अंबेडकर पशुपालन योजना पशुपालन उत्पादन योजना जो शुरू की है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, देखिए सर, एग्रीकल्चर को जैसे अभी आपने बताया कि इसको क्राइसिस से बाहर निकालना है, तो इसके जो साथ वाले धंधे हैं जैसे दूध और सब्जी, इन चीज़ों को हम लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा। बड़े स्तर से प्रमोट करने की ज़रूरत है और प्रमोट करने के साथ साथ इनमें वैल्यू एडिशन करके देने की ज़रूरत है। और जो सहकारिता का जो एक्चुअली बिजनेस कॉन्सेप्ट है, अधिकतम पे खरीदो और मिनिमम पे बेचो, मतलब मार्जिन कम से कम हो, जिससे उपभोक्ता को भी फायदा हो और जो प्रोड्यूसर है उसको भी फायदा हो। जो ये मॉडल है, इस मॉडल के साथ में अभी दूध इंडस्ट्री को बढ़ाने की जरूरत है। आज हम मोटा मोटा 2 करोड़ लीटर करीब का मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन करते हैं और 1 लाख करोड़ करीब का ये हमारा अभी आज का एग्जिस्टिंग मार्केट है। अच्छी बात है, सरकार ने इसको कॉन्सेप्ट में लिया है। ये 2 लाख करोड़ तक जाएगा तो इससे हमारे लोगों की आमदनी बढ़ेगी। आमदनी इन्हीं सहायक उनसे बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जो चैलेंजेस आ रहे हैं सर, ये थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है। जैसे हमारे पहले हमने हार्टिकल्चर पे बहुत बात की थी, हार्टिकल्चर पे बहुत फोकस किया था। अभी इंदौर मंडी में जो टमाटर है वो 150 रुपए में 1 कैरेट बिक रहा है, अधिकतम 100 रुपए में ही
काम उनका नीचे आ जा रहा है। जो हरी मिर्ची है वो 20-18 रुपए बिक रही है, जो पत्ता गोभी है वो तो 2 रुपए 1 रुपए में बिक रही है, दूसरा जो तरबूज है वो 6 या 7 रुपए में होलसेल में बिक रहा है। तो हॉर्टिकल्चर से मतलब एक तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो सकती है, उसमें नो डाउट, पर अभी वो लोगों के लिए घाटे का सौदा हो गया। जैसे लहसुन है, प्राइस बहुत नीचे चले गए, प्याज के नीचे चले गए, इवन अब तो ड्यूटी भी खत्म कर दी है, जो 20% लग रही थी वो भी खत्म कर दी, उसके बाद भी प्राइस स्टेबल नहीं आ रहे। तो जो इस इंडस्ट्री को वास्तविकता में हमको आगे ले जाना पड़ेगा और इसमें बहुत नए इनोवेशन करने की जरूरत है। ये तो हमारे यहाँ तो पीढ़ी दर पीढ़ी न जाने कब से, जब से पृथ्वी आई तब से ही हम लोग गाय पालते हैं। मैं मेरे यहाँ भी खुद भी है, हम लोग तो इसका जी। काम करते तो ही। चलिए, आप अभी ये इस कदम को प्राइमा फेसी आप अच्छा कदम मान रहे हैं। मैं और आपका डीप सजेशन लूंगा। पहले एक प्रतिक्रिया घनश्याम जी से ले लेता हूं। घनश्याम जी, आप तो चैन की बंसी बजाइए अपने नाम के अनुरूप, क्योंकि कांग्रेस के पास भी इस योजना की और इस सोच और इस विचार के लिए कोई बहुत मतलब आलोचना का कोई स्पेस नहीं है उनके पास। और चूंकि एक बहुत ईमानदार नेता हैं केदार जी, तो वो किसानों के हक और उसकी बात हमेशा उठाते रहे, चाहे सरकारें किसी की भी रही हों। कांग्रेस से जुड़ गए तब भी उठाई उन्होंने। तो उन्होंने इस योजना को बड़ा सराहा है और उनका कहना ये है कि जो अभी कृषि उद्यान की जो हॉर्टिकल्चर चल गया है, जिससे फसलों के मतलब 2-3 सीजन में फसल ले सकते हैं और नई नई टेक्निकों से फसल ले सकते हैं, लेकिन वो सब होने के बाद फसलें तो आ रही हैं, किसानों को दाम नहीं मिल पाता। मूल चीज़ है किसानों को उसके उत्पाद का दाम मिले। घनश्याम जी, सही कहा आपने जी। मैं भी सुरोही जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उनका जो वक्तव्य है वो सकारात्मक है और ये सही बात है कि जहाँ सही हो वहाँ सही कहना चाहिए और प्रतिपक्ष होने के नाते जहाँ विरोध की आवश्यकता है, फिजूल के विरोध की नहीं, जहाँ लगता है कि विरोध होना चाहिए और उससे सरकार और अच्छा क्या कर सकती है। नहीं तो हमेशा नकारात्मक ही सोच रहता है। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दूसरा, आपने भी सही कहा कि किसानों को वाजिब दाम मिलना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की सरकार हो और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, ये सतत इस दिशा में प्रयासरत रहती है। कार्य भी चल रहे हैं और कार्य होते भी हैं और अधिक से अधिक हम कैसे लाभ दे सकते हैं किसान बंधुओं को, ये हमेशा कार्य योजना हमारी बनती है और सरकार इसके लिए प्रयत्नशील भी है। मैं लेकिन आज के इस मंत्रिमंडल के जो निर्णय हुआ है उसको मैं साधुवाद भी देता हूं और अनुसूचित जाति वर्ग का होने के नाते नवीन जी, आपके इस सुप्रसिद्ध चैनल के माध्यम से लाखों लाख हमारे करोड़ों अनुसूचित जाति वर्ग के लोग प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि जो आज की जो योजना है पशुपालन विकास योजना का नाम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर जो प्रतिपादित किया है, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और वास्तव में बाबा साहब के नाम पर इस योजना का नाम रखकर कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी को सम्मान देने का काम हुआ है। 13 तारीख को जैसा अभी चल रहा है कि माननीय गृह मंत्री जी आएंगे और कहीं ना कहीं शुभारंभ योजनाओं का होगा। 14 तारीख को पूरा देश भर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती धूमधाम से मनाने का जो निर्णय हुआ है होता ही हमेशा। तो हम समझते हैं कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो या डॉक्टर जी के नेतृत्व में हो, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सभी किसान बंधु, शोषित, पीड़ित, उपेक्षित, वंचित समाज के लोगों को हम कैसे लाभ दे सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं इन योजनाओं के माध्यम से। और इसलिए आपने कहा कि 33% आरक्षण, उनको सब्सिडी का भी प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को इस योजना के माध्यम से होने वाला है। हम सब उसकी सराहना करते हैं और शुभकामनाएं दें। जी, सुरेश शर्मा जी से पूछता हूँ। सुरेश शर्मा जी, देखिए किसान की बात सब कर रहे हैं, सब जय जवान जय किसान का नारा इस देश में बरसों से चला आ रहा है और किसान को समृद्ध करने की बात भी सभी करते हैं, लेकिन पशुपालन लगातार गौ तस्करी और इन सब की पशु हत्या के ये जो मामले सामने आ रहे हैं कि जब पशुपालन से किसान को आय नहीं होगी या पशुपालकों को आय नहीं होगी तो बहुत मजबूरी हो जाती है कि उनको
ऐसे निराश्रित छोड़ दिया जाता है, उनका पालन नहीं किया जाता। आस्था का केंद्र होने के बावजूद भी गायों की हालत बहुत अच्छी नहीं है बहुत समय से प्रदेश में। लेकिन अब जब उसको व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है कि जैसे गौ कास्ट बनने लगा है तो गोबर का उपयोग होने लगा, ऐसे जो डेयरी प्रोडक्ट हैं और उनके एलॉइड जो प्रोडक्ट हैं, अगर उनको एक मंच मिल जाए, एक बाज़ार मिल जाए, सरकार उन पर ध्यान दे ले, तो जो तस्वीर है हमारी अर्थव्यवस्था की और जो हमारे देश की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है कृषि आधारित, उसको वाकई गति मिल जाएगी। आप खुद भी एक बेहतर अर्थशास्त्र समझते हैं, तो ये जो निर्णय है इसको आप किस दृष्टिकोण से देखेंगे अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से बात करूं तो? देखिए, ये निश्चित रूप से एक सकारात्मक कदम है और इससे पहले की सरकारों ने भी इसी प्रकार के कदम उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार जो है श्वेत क्रांति या दुग्ध क्रांति की बात की गई है। अभी जो रचनात्मक बातें की जा रही हैं उसके पीछे के दो कारण मैं देखता हूं। पहला कारण तो ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था को औद्योगिकीकरण से जितना लाभ मिलना चाहिए था उसके बड़े प्रतिशत को पाने का प्रयास हो चुका है। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में यदि बूम लाया जाएगा तो जो तीसरी अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है उसकी पूर्ति करने की जरूरत रहेगी। साथ के साथ जो है मैं दोनों वक्ताओं को साधुवाद देता हूं कि इन्होंने आज पहली बार राजनीति से हटकर प्रदेश के बारे में विचार किया है। इसलिए सोचने वाला जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है वो ये है कि हमारी योजनाओं के क्रियान्वयन का प्रतिफल किसको मिल रहा है। यदि आपने उद्यानिकी की बात की, आपने फल सब्जी की बात की, आपने प्याज और लहसुन की बात की, तो क्या हम उस उत्पादन को उपभोक्ता के बीच में खपा पाने की सीढ़ी बन पा रहे हैं क्या? मैं इस बारे में अपना जो छोटा सा विचार रखता हूं वो ये है कि जिस प्रकार से खाद्यान्न के लिए एमएसपी की आवश्यकता को लागू किया जाता है, इसी प्रकार की एमएसपी या मिलता जुलता कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो कि हमारा किसान यदि बेहतरीन किस्म का टमाटर उत्पादित करता है तो वो टमाटर जो है वो उसको 1-2 रुपया किलो में और इस तरह से नहीं बेचना पड़े। अन्य सब्जियों की बात भी इसी में समाहित कर लीजिए आप। बिल्कुल। तो वो कहाँ जाए? मैं आपके ध्यान में एक बात लाता हूं कि इंदौर का जो परमाणु ऊर्जा विभाग का एक आरआर कैट करके ऑफिस है, दोनों विद्वान है जानते होंगे, वहां एक आयोजन में मैं गया तो मुझे वहां एक शिवाय योजना के बारे में बताया गया। मैं गया था, मतलब पत्रकारों का दल था, 30-40 पत्रकार थे पूरे देश भर के। तो वहां के वैज्ञानिक ने ये खोज करके जो हम कंटेनर लेके जाते हैं और जो पहले से है वो कंटेनर उसी डीजल से और उस कंटेनर को ठंडा करता है, लेकिन उन्होंने नाइट्रोजन से उसको ठंडा करने का एक इंदौर ने प्रोजेक्ट तैयार किया है। मुझे लगता है उसके को ये कहा गया कि जिस प्रकार का टमाटर हमने यहाँ तोड़ा है वैसी ही कैपेसिटी के साथ वो चेन्नई में भी जा सकता है। 7 दिन तक उसकी अवधि उन्होंने हमको बताई थी कि 7 दिन तक उस टमाटर की सेम पोजीशन रहेगी। उसको उसका नाकू जो है जिसको अपन कहते हैं, जो उसे बेल से तोड़ा जाता है या पौधे से तोड़ा जाता है, वो यथास्थिति में रहेगा। ये देख के नहीं बताया जा सकता कि 7 दिन पुराना है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब ये वैज्ञानिकों ने ये शोध कर लिया तो हमारी सरकारों को उस दिशा में भी प्रॉपरली काम करना चाहिए ताकि किसान को ये सड़कों पर फेंकने जैसी, क्योंकि उसने तो पूरा अपनी मेहनत को लगा करके देश को दे दिया, देश उसको खपाने की बजाय यदि उसे सड़क पर फेंकने के लिए विवश कर रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होते हैं। इसको कोई बहुत उपलब्धि नहीं माना जा सकता क्योंकि हम देश का संसाधन सड़कों पर फेंक रहे हैं। बिल्कुल सही। साथ के साथ इस बात को भी, अगली बात में केवल एक कहना चाहता हूं कि राजनीतिक योजनाएं कुछ भी बन जाएं, लेकिन उन योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रतिशत को देखना पड़ेगा जी। आप इस बात की कल्पना करिए कि मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन के लिए हमने योजना तो बना ली, लेकिन उसके चारे की योजना क्या है? देखिए, इसको पॉलिटिकल न समझा जाए, इसको चारे की योजना क्या है? क्योंकि हमने हार्वेस्टर से काटना शुरू कर दिया तो भूसा निकलना बंद हो गया। हमने चरनोई की जमीन पहले से लगभग मध्य प्रदेश में खत्म कर दी तो चरने के लिए किसान पशुओं को चारा नहीं मिलेगा। तो हमें साथ के साथ उस प्रोजेक्ट के साथ ये प्रोजेक्ट भी तैयार करना पड़ेगा कि उन पशुओं को दुधारू बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम गौशालाओं और इसमें धर्म देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल व्यवसाय
और अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण देखने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि इस दिशा में यदि सोचा जाएगा तो हम इसके परिणाम को सकारात्मक रूप से दे पाएंगे। केदार जी, आपकी बात को ही सुरेश शर्मा जी ने आगे बढ़ाया है, ट्रांसपोर्टेशन और उनके उचित भंडारण की व्यवस्था। फिर अगर उसकी फूड प्रोसेसिंग पे भी सरकार बहुत बात कर रही है, खासकर केंद्र सरकार, तो अगर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स कम से कम जिले में नहीं तो हर संभाग में अगर सरकार की उपस्थित हो, तो कि उनसे, किसानों से कच्चा माल सरकार ले ले और वो प्रोसेस करके उसका उपभोग सरकार अपने स्तर से करे, उसका व्यवसायीकरण अपने स्तर से करे, लेकिन जो उत्पादक है उसको उचित मूल्य मिले, इस दिशा में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। सर वाकई में हम लोग काफी पिछड़े हुए हैं। आप पूरा अमेरिका देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, दूसरी कंट्रीज का देख लीजिए, कनाडा देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए, न्यूजीलैंड, तमाम जगह देखिए मार्केट इंटरवेंशन की स्कीम्स हैं और उसमें फंड है। हमारे स्कीम तो है पर उसमें फंड नहीं है। मतलब प्राइस गिर रहा तो उसको स्टेबल करने का हमारे पास कोई वो नहीं है। मध्य प्रदेश में 1000 करोड़ का बजट रखते थे, वो भी नहीं रखा। अभी सर ने डेयरी पे एक अच्छी बात कही जो मैं हमेशा कहता आया हूँ कि अभी जो हम लोगों को कम्पीट करना है, अभी जैसे अभी जो टैरिफ अमेरिका का आया उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारी डेयरी पे पड़ेगा। आरसीपी की तलवार तो लंबे समय से हम लोगों पे लटकी आ रही है, तो हमारे यहाँ जो वो दूध प्रोडक्शन है उसको बिजनेस उसमें लाना पड़ेगा, धार्मिक उससे हटना पड़ेगा, थोड़ा ब्रीड सुधार करनी पड़ेगी। अब हम ब्रीड सुधार करेंगे तो वही फिर प्रॉब्लम आएगी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि भाई जर्सी गाय क्यों, हमारी देसी गाय। सर खेतों में चराने से जो गाय 1 लीटर दूध देती है, उसको अगर घर बांध के अच्छे से उसको खिलाए तो 4 लीटर दूध देती है। तो अगर उसको यूं घुमाने ले गए तो वो वाइबल नहीं है, बिजनेस की वाइबिलिटी नहीं है। और उसको सही तरीके से अगर हम लोग उसको एक टेक्निकल मेथड्स के साथ में अगर मिल्क प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमारे को प्रोडक्शन ज्यादा आता है। दूसरी बात जो आई है इसमें कि हम लोग जो ये मॉडल ला रहे हैं, इसमें पीपीपी मॉडल ला रहे हैं या जो बड़े इन्वेस्टर को इसमें इंटर कर रहे हैं, इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रिटेलर है, जो एक्चुअल प्रोड्यूसर भी है और वो मार्केट ओरिएंटेड भी है, उसका हिस्सा उसमें जाएगा। तो यहाँ पर भी सरकार को योजना बनाते समय ये ध्यान रखना होगा कि एक्चुअल हमारे जो दूध उत्पादक है उनको जो कंज्यूमर के उसमें से जो शेयर है प्रोड्यूसर का वो ज्यादा से ज्यादा है। इसलिए डायरेक्ट मार्केट लिंकेज की, जैसे सर ने बात कही थी अभी, कि सरकार इसमें अपने प्लेटफॉर्म्स ऐसे बनाए जिससे उपभोक्ता और किसानों के बीच में, वैसे हमारे देश में सबसे ज्यादा दूध में पैसा मिल रहा है, प्रोड्यूसर शेयर इन कंज्यूमर रूपी वाला जो मामला है वो ठीक है, पर इसको और अच्छी तरीके से हम लोगों को स्टीम करने की जरूरत है। योजना तभी प्रभावी होगी। आप ये जो सब्सिडी देने की बात है सर, मैं थोड़ा सा इसमें एक पीटूंगा। सब्सिडी हमारे बिजनेस की वाइबिलिटी नहीं है। जो प्रोडक्शन आ रहा है उसका प्राइस, उसकी वाइबिलिटी, अगर आप पैसा सही दे देंगे, उसको सही तरीके से पैसा मिलता रहेगा, तो जो रोड पे खड़ी गायें हैं उनको भी। घनश्याम जी, विचार बहुत अच्छा है लेकिन बहुत करने की जरूरत है इस क्षेत्र में। देखिए, देश की व्यवस्था कृषि आधारित है, लेकिन अभी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, जो बाजार है, ये सब अभी इनका सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं है, इनका जो आपसी तालमेल है वो ठीक नहीं है। फसल बहुत अच्छी हो जाती है, बम्पर उत्पादन हो जाता है, बाजार नहीं मिलता, बाजार मिलता है तो दाम नहीं मिलते। तो इन सब चीज़ों के बीच में सरकार को एक ऐसी नीति डेवलप करनी पड़ेगी कि जो उत्पादक है उसको वाजिब दाम मिले और उपभोक्ता को वाजिब दाम में वो प्रोडक्ट मिले। बिचौलिए जो अभी कमीशन खोरी कर लेते हैं, मुनाफा खोरी कर लेते हैं, वो बाजार बिचौलियों के कंट्रोल से हटे। क्या कहें? बिल्कुल, आपने सही कहा और इस दिशा में मैं समझता हूँ जागरूक लोग सरकार में हैं, कहीं ना कहीं सेतु प्रयत्नशील भी है, प्रयास भी करेंगे और अच्छा क्या हो सकता है इस दिशा में काम भी समय समय पर होते हैं। और अभी हाल ही जैसा केदार जी ने कहा, धर्म से जोड़ने की नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज को धर्म से जोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन ये जो हमारी परंपराएं हैं, अब उसको फिर वो बात आएगी धर्म से जोड़ रहे हैं, परंपराओं को जरूर मानना चाहिए। गाय को देखिए, गाय को हमारे यहाँ इसलिए गौ माता नहीं कहा जाता है, या लोग कहते हैं साहब 33 कोटि देवता उनके अंदर होते हैं। एक पुरानी जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, उसकी रीढ़ की हड्डी कृषि
और कृषि में उत्पादन पैदा करने में सबसे ज्यादा बड़ा योगदान गाय के उस कहना चाहिए बछड़ा बैल उसके माध्यम से होता था। उद्योग नया विकास विकसित हो गया है, अब तमाम सारे यंत्रों के माध्यम से हम कृषि करते, लेकिन एक जमाना था तो वही आधार रहता था। इसलिए हमने उस वंश को, उस परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, हो सकता है इसे धर्म से जोड़ करके उसको प्रतिपादित किया हो। अब हम सब लोगों ने कोरोना का काल देखा, देखिए वही गोबर का लिपा हुआ घर, उसके कारण तमाम प्रकार की विकृतियां दूर करने का काम, ये सब हमें ध्यान में आता है। और इसलिए पंचगव्य या अन्य प्रकार की जो बातें थी उनको प्रोत्साहन करने का काम हुआ है। लेकिन मैं लौट के वहीं आता हूँ, सरकार बिल्कुल इस हेतु संवेदनशील है कि हमारे जो कार्य है, योजना है, उनको हमारे कृषक बंधुओं को, समस्त नागरिक बंधुओं को, उपभोक्ताओं को अंतिम संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ और मैं एक और बात कहता हूँ, 20 रुपए से बढ़ा करके 40 रुपए पर गोवंश पर देने का जो निर्णय हुआ है, ये भी एक सराहनीय कार्य है, जिससे वहां पर जो हमारे गौपालक है, उसको आपने कहा कि 30 गायों की या भैंसों की यूनिट हो सकती है, अन्य प्रकार के जो छोटे छोटे हैं, कहीं ना कहीं देखिए सरकार का लक्ष्य यही है कि उनको कहाँ हम प्रोत्साहन कर सकते हैं, कैसे हम उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और इसलिए जो आपकी भी जो पीड़ा थी कि गौवंश यहाँ पूरे डोलते हैं, आए दिन कहीं कोई एक्सीडेंट में इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं इससे प्रतिक्रिया के साथ सुरेश जी करके भी वो लोग अपने घर पे रख के उनको पालने का भी काम करें। अंतिम संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ अब चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी से प्रतिक्रिया लूंगा। सुरेश जी, अगर देखा जाए तो अभी तक नहीं, मैं एक प्रश्न आपसे जरूर पूछ लूं कि अभी तक अगर आप देखें, जो किसान, वास्तविक किसान होते हैं, जो खेती किसानी से जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए खेती अभी तक लाभ का धंधा नहीं बन पाई। लेकिन जब भी आप ब्यूरोक्रेट्स की या राजनेताओं की आय देखेंगे, उनके हलफनामे देखेंगे, तो इन ब्यूरोक्रेट्स हो या राजनेता, इनकी खेती, इनके खेत हमेशा लाभ का ही धंधा देते हैं। मेरे को लगता है कि यही वाली खेती अगर किसान सीख जाए तो फिर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, सारी क्रांतियां आ जाए। नहीं कि अधिकारियों के लिए जंगल के कानून जो है वो बिल्कुल सरलता पूर्वक जो है सक्सेस हो जाते हैं और जंगल राज कायम करने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए उनकी बातें तो चूंकि आज किसानों की कर रहे हैं, इसलिए इतना संकेत ही पर्याप्त है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यदि किसान के लिए दो चीजों की एक साथ बातें की जाए, पहली कि उसको नए नए प्रोडक्ट्स के लिए तैयार किया जाए, जैसे मान लो बागवानी है, जैसे मान लो फल हैं, फल के नीचे उनका कृषि उत्पादन है, और उसका पशुपालन है। पशुपालन में भी हमने ये देखा है कि यदि किसी ने एक भैंस का बच्चा छोटा रख लिया, महिला पक्ष वाला यानी कि पाड़ी जो है, और उसको यदि हमने तैयार किया तो वो 1 लाख रुपए की 2 साल में या 2 साल में हो जाती है। तो आपके पास एक बड़ा कमाई का साधन हो जाता है। केवल अनाज उत्पादन पर हमको बहुत केंद्रित नहीं करना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि प्रोसेसिंग के लिए आपको तैयार करना पड़ता। मुझे लगता है कि जो ये पीडीपी मॉडल है, ये दूध उत्पादन के लिए नहीं है, दूध उत्पादन से प्रोडक्ट बनाने के लिए पीडीपी मॉडल होगा, घातक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस सकारात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत किसान को फेंकना न पड़े, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि उसके अपने उत्पाद को फेंकना न पड़े, इसकी चिंता सरकार को करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में अंबेडकर पशुपालन उत्पादन योजना मध्य प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में, कृषि क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी योजना सिद्ध होगी। जिस प्रकार का योजना का खाका है, अगर वो वैसी ही जमीन पर फलीभूत हुई तो मध्य प्रदेश में एक और नई श्वेत क्रांति मध्य प्रदेश देखेगा। इंडिया एजेंडा में थे, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।